नमस्कार। आज हम एक अहम कानून पर बात कर रहे हैं, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट 2000। हमारे पास इसके कुछ जरूरी हिस्से हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इस कानून के जो मुख्य लक्ष्य हैं, कुछ खास परिभाषाएं हैं और हाँ, साइबर अपराधों के लिए जो सजाएं हैं उन्हें जरा आसान शब्दों में समझें। देखिए, ये कानून ही है जो भारत की डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करने की एक तरह से बुनियाद रखता है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही कि ये कानून बना क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, बात है साल 2000 की। उस वक्त जो मुख्य मकसद था वो था इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो डेटा का लेन देन होता है, या फिर ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह और डिजिटल दस्तखत, हाँ, इन सबको कानूनी पहचान देना। मतलब एक तरह से लीगल बैकिंग। हाँ, और साथ ही सरकारी विभागों में भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दस्तावेज जमा कराने की सुविधा देना, ये भी एक अहम पॉइंट था। यानी डिजिटल दुनिया को कानूनी शक्ल देना। और ये लागू कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ भारत में ही? वैसे तो ये पूरे भारत पर लागू है, लेकिन एक दिलचस्प बात है इसमें। क्या? अगर कोई जुर्म भारत के बाहर से किया गया हो, मान लीजिए किसी दूसरे देश से, पर उसमें इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर या नेटवर्क भारत में है, ओ, तो भी ये कानून लग सकता है। ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था और फिर 2008 में इसमें काफी बड़े बदलाव भी हुए। अच्छा, 2008 में संशोधन हुए। तो इसमें यकीनन कुछ तकनीकी शब्द भी होंगे, कुछ खास परिभाषाएं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये तो खैर बेसिक है। फिर एक जरूरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। हाँ, ये सुना है। इसने पहले वाले डिजिटल हस्ताक्षर की जगह ली और फिर 2008 के बाद साइबर सुरक्षा और यहाँ तक कि साइबर कैफे को भी इसमें डिफाइन किया गया। अच्छा, साइबर कैफे भी? हाँ। और इन सब नियमों को लागू कौन करवाता है? कोई सिस्टम होगा ना? हाँ, इसके लिए एक नियंत्रक यानी कंट्रोलर होता है। केंद्र सरकार नियुक्त करती है इन्हें। ओके। और ये कंट्रोलर जो हैं वो कुछ प्रमाणन प्राधिकारियों या सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, शॉर्ट में सीए, पर नजर रखते हैं। ये सीए क्या करते हैं? ये वो संस्थाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जारी करती हैं। मतलब डिजिटल दुनिया में आपकी पहचान पक्के करने वाला सर्टिफिकेट, ऐसा समझ लीजिए। और अगर किसी को इनके फैसलों से दिक्कत है तो अपील का भी सिस्टम है। पहले साइबर अपील अधिकरण यानी कैट में, अच्छा, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट में भी अपील की जा सकती है। ठीक है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद आम लोगों से ज्यादा जुड़ा है, साइबर अपराध और उनकी सजाएं। कौन कौन से काम इस कानून के तहत जुर्म माने जाते हैं? इसमें तो काफी लंबी लिस्ट है, पर कुछ बड़े अपराधों की बात करते हैं। एक तो है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, जिसे बिना इजाजत किसी के कंप्यूटर में घुस जाना या डेटा डाउनलोड कर लेना या कोई वायरस डाल देना या किसी वेबसाइट को हैक करके बंद कर देना। हाँ, ये तो बहुत होता है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का हर्जाना देना पड़ सकता है। ओहो, काफी ज्यादा है ये तो। और पहचान की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड? हाँ, वो भी गंभीर अपराध हैं, जैसे किसी और का पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस्तेमाल करना, इसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। या फिर कंप्यूटर के जरिए किसी और की पहचान बताकर धोखा देना, मतलब प्रतिरूपण द्वारा छल। इन दोनों के लिए 3 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और प्राइवेसी, निजता का उल्लंघन? वो भी शामिल है। अगर कोई बिना इजाजत किसी के निजी अंगों की तस्वीर लेता है या उसे ऑनलाइन फैलाता है तो वो धारा 66E के तहत अपराध है। इसमें भी 3 साल तक की कैद या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और एक और चीज, ये सोर्स कोड वाली बात क्या है? हाँ, कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना, मतलब जो सॉफ्टवेयर का मूल कोड होता है उसमें गड़बड़ी करना, इसके लिए भी 3 साल तक की कैद या 2 लाख तक का जुर्माना है। साइबर आतंकवाद का भी जिक्र आता है इसमें, वो कितना गंभीर है? बहुत गंभीर। अगर कोई इंटरनेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, अच्छा, या फिर जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे बिजली, पानी, बैंकिंग, उनमें बाधा डालता है, तो ये साइबर आतंकवाद माना जाएगा और इसके लिए सजा उम्र कैद तक हो सकती है। बाप रे, उम्र कैद तक? और ये जो ऑनलाइन अश्लील सामग्री फैलाने की बात है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना या फैलाना, ये धारा 67 के तहत आता है। पहली बार अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 3 साल तक की कैद और 5 लाख तक का जुर्माना। और अगर दोबारा करे तो सजा बढ़ जाती है, 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना। और अगर बच्चों से जुड़ी ऐसी सामग्री है तो धारा 67A और 67B के तहत सजा और भी ज्यादा सख्त है। ठीक है, एक और बात,
कंपनियों की भी कोई जिम्मेदारी होती है डेटा सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल। धारा 43A के तहत अगर कोई कंपनी लोगों का सेंसिटिव पर्सनल डेटा रखती है और उसकी सुरक्षा में लापरवाही करती है, जिससे किसी को नुकसान होता है, तो कंपनी को उस व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ेगा। ये तो जरूरी है। अच्छा, सरकार के पास क्या खास पावर्स है इस एक्ट में? सरकार के पास काफी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की संप्रभुता या पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए सरकार किसी भी कंप्यूटर से भेजी या रिसीव की जा गई जानकारी को इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है या उसे डिक्रिप्ट करने का आदेश दे सकती है। और धारा 69A के तहत किसी भी ऑनलाइन जानकारी को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक करने का निर्देश भी दे सकती है। अच्छा, ये 69A वही है जिसके तहत कुछ एप्स वगैरह बैन हुई थी? हाँ बिल्कुल। हाल में जो कुछ ऐप्स पर पाबंदी लगी थी, वो इसी धारा 69A का इस्तेमाल करके लगाई गई थी। एक धारा 66A भी थी जो काफी चर्चा में रही थी, उसका क्या हुआ? हाँ, धारा 66A वो ऑनलाइन आपत्तिजनक मैसेज भेजने को लेकर थी। काफी विवादित थी ये। क्यों? क्योंकि इसके शब्द बहुत अस्पष्ट थे। आपत्तिजनक क्या है ये साफ नहीं था। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ केस में इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। अच्छा, रद्द हो गई वो? हाँ, कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 19(1)A यानी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करती है। समझ गई। अब आखिरी बात, इन साइबर अपराधों की जांच कौन करता है? क्या कोई भी पुलिस वाला कर सकता है? नहीं, आमतौर पर इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी इन मामलों की जांच नहीं करता। ओके। और कुछ अपराध, खासकर जिनमें सजा 3 साल से ज्यादा है, वो संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल होते हैं। मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल भी होते हैं, जिनमें जमानत मिलना आसान नहीं होता। तो संक्षेप में कहें तो ये कानून डिजिटल लेन देन को कानूनी मान्यता देता है और साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देता है, जिसमें सजाएं भी काफी गंभीर हैं। बिल्कुल सही। डिजिटल युग में एक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये भी सच है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि कानून को भी लगातार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। ये कानून बना था 2000 में, कुछ बड़े बदलाव हुए 2008 में, पर आज हम 2025 में बात कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले फ्रॉड हैं, डीप फेक हैं, रोज नई चुनौतियां आ रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये मौजूदा कानून आज की नई और तेजी से बदलती साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस सवाल पर सोचने के लिए आज हम आपको यहीं छोड़ते हैं। नमस्कार।